हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन इसमें पढ़ेंगे जो मैंने वाशदाब था आपको बतलाया, क्योंकि अब वो यूज़ आएगा, वो उसका बेसिक था। ठीक है, क्योंकि राउल्ट्स लॉ में वो यूज़ आएगा जिससे आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है ज़्यादा, क्योंकि बच्चे उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पी नॉट ए कौन सा है, वो पी नॉट वो भी दाब है, वो भी दाब है। तो पी नॉट प्योर स्थिति में होता है और जो पी होता है वो आंशिक पार्शली होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब राउल्ट लॉ अपन देखते हैं, तो राउल्ट लॉ ने जो सांद्रण पद होते हैं किसी विलयन में विलय के या विलायक के जो सांद्रण होता है और वाशदाब में अवनमन के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहे थे। तो राउल्ट लॉ के उससे दो प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक वाष्पशील द्रवों के लिए भी, यानी जो द्विअंगी विलयन होते हैं जिसमें विलय और विलायक दोनों के दोनों कैसे होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, यानी क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, मतलब वाष्पशील होते हैं। तो उस वाष्पशील घटकों के लिए राउल्ट का नियम अपन ने अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें दोनों के दोनों घटक कैसे थे, वाष्पशील थे। यानी सॉलिड भी वाष्पशील वाष्प बन के उड़ रहा है, वेपर के अंदर चेंज हो रहा है, और विलय भी वेपर के रूप में चेंज हो रहा है। तो राउल्ट ने जो नियम दिया था उसने बताया था कि स्थिर ताप पर, जितने भी स्थिर ताप पर होते हैं, और जो मैंने आपके वाष्पशील द्रव लिया, लिक्विड लिया, यानी लिक्विड इंटू लिक्विड में सॉल्यूशन है। क्या है बेटा, लिक्विड इंटू लिक्विड में सॉल्यूशन। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, लिक्विड इंटू लिक्विड में सॉल्यूशन है। यानी उसने क्या बतलाया था मेरे प्यारे बच्चों की, स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में, प्रत्येक जो अवयव है आपके पास में, क्या बेटा, जो प्रत्येक अवयव है ना, उसका जो आंशिक दाब है, प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब है वह उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या हो जाएगा, ये P1 प्रोपोर्शनल टू X1, यानी PA कर दिया मैंने उसे, और ये X हो गया, यानी मोल प्रभाज। अब ये किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन हमें क्या बतलाता है कि जो ये आपका मोल प्रभाज दिया, यानी इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं, या इस सॉल्यूशन में क्या बतलाता है कि उसमें सॉलिड की कितनी मात्रा उपस्थित है, यानी विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है, यानी PA प्रोपोर्शनल टू X। किसमें, ये आंशिक दाब है। क्या है ये, आंशिक दाब। यानी उसने यही बतलाया था कि स्थिर ताप पर जो वाष्पशील द्रवों का विलयन होता है, जो वाष्पशील द्रवों का जो हमारे पास में एक जो विलयन है, उस विलयन में उपस्थित जो प्रत्येक अवयव है, चाहे वो विलायक हो या विलय हो, वह उसके आंशिक दाब, जो उसका आंशिक दाब होगा, विलय और विलायक का जो आंशिक दाब होता है बेटा विलयन में, वह उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इतनी सी आपको कहानी है, ये याद रखना है। ठीक है, अब क्या होता है कि उसने एक और इस नियम को इस प्रकार से ही बतलाया था कि यह जो नियम है, अगर मैंने ये नियम लिया तो यहाँ PA इक्वल टू, अगर समानुपाती निकालूंगा तो P डिग्री A x। अब यहाँ P डिग्री क्या है, उसके प्योर फॉर्म के अंदर, यानी पार्शियल फ्रैक्शन, ये वाष्प प्रेशर है। क्या है, किसके अशुद्ध अवस्था में, विलय का वाष्प दाब है, और ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है, आंशिक दाब है। ठीक है, तो उसने क्या बताया था कि निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का आंशिक दाब जो है, प्रत्येक घटक का बेटा आंशिक दाब, जो प्रत्येक घटक का आंशिक दाब है वह शुद्ध वाष्प दाब, प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब है, ये प्रत्येक घटक का आंशिक दाब क्या है, उसके शुद्ध अवस्था के दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यदि अगर मैं यहाँ पे विलायक भी ले लूँ, अगर यहाँ बेटा मैं एक और विलायक भी ले लूँ, समझ लो ये X से हो गया, अगर मैं यहाँ पे P भी ले तो यहाँ P डिग्री B इंटू एक्स बी, यानी ये दोनों, ये किसका हो गया, ए क्या हो गया, सॉलिड, और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। यानी किसी विलयन के अंदर अगर दोनों घटक उपस्थित हैं तो जो विलय है और जो विलायक है, वह उनका जो आंशिक दाब है वह उस, चाहे विलय है या विलायक है, उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के वो बराबर होता है। ये नियम किसने बतलाया था, हमें राउल्ट ने दिया था। अब ये ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपको बतलाया था कि जो प्योर अवस्था में होता है, ये P0 डिग्री है, ये हमेशा क्या होता है, उसके आंशिक दाब से अधिक होता है, ये अधिक होता है। इस चीज़ को आपको मैंने अभी समझाया था। अगर उस समय ये क्यों अधिक होता है नहीं समझ में आया तो एक बात आप मेरे से समझ लो कि सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर दोनों घटक उपस्थित हैं, सॉल्यूशन है उसमें क्या है, विलय और विलायक दोनों उपस्थित हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, जैसे एक रावण है, ठीक है, अब रावण के 10 मुंह हैं, समझना बेटा प्यारे बच्चों, रावण के 10 मुंह हैं। मैंने उसे रोटी दी तो वो 10 मुंह से रोटी खाएगा, एक साथ खा लेगा, तो 10 रोटी एक साथ, बिल्कुल, तो 10 रोटी एक साथ जब खा रहा है। परंतु जब मैंने उसमें उसके 5 मुंह हटा दी, 5 मुंह हटाने का मतलब समझना कि मैंने विलायक मिला दिया उसमें, तो जो सॉलिड के थे, विलय के कारण थे, वो क्या होगा, नीचे आ गए, उनकी जगह कौन आ गए,
विलायक के कण आ गए। तो इसी प्रकार से अगर मैंने रावण के 5 मुंह हटा दिए तो अब वो कितने रोटी खाएगा? 5 ही रोटी खाएगा। तो बतलाओ 10 ज़्यादा होती है 5? हाँ 10 ज़्यादा होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शुद्ध अवस्था में जो उसका वाष्प दाब होगा उसके आंशिक दाब से क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि आंशिक जब तो लिया हमने आंशिक कि वो पूर्ण रूप से पूरे सॉलिड के जो कण हैं वो उसके ऊपर प्रेशर नहीं लगा रहे हैं। जरा इस चीज़ को अच्छी तरह ध्यान रखना। मैं वापस रिपीट इसलिए ही करता हूँ कि बच्चे को अगर पहले समझ में नहीं आया तो अभी जब हम राउल्ट लॉ पढ़ रहे हैं तो हम इसको इजीली समझ सकते हैं। तो ये किसके लिए हो गया बेटा? ये विलय के लिए हो गया और ये विलायक के लिए होता है। ये आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। परंतु आप सब जानते हो 11th में बोला था 11th ही बेस है आपकी 12th का। क्या 11th ही आपका बेस है? क्योंकि 11th में जॉन डाल्टन ने एक आपको नियम बताया था, जॉन डाल्टन का आंशिक दाब नियम, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ डाल्टन्स लॉ, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ डाल्टन्स लॉ। उन्होंने क्या बताया था आपको पहले भी समझा चुका हूं मैं कि जो कुल दाब होता है वह उस 5 में उपस्थित सभी गैसों के पार्शियल जो दाब होते हैं उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये जॉन डाल्टन ने बताया था कि P = P1 + P2 मान लो, या PA + PB, यानी जॉन डाल्टन के नियम के अनुसार ही उन्होंने ये नियम बताया था। टोटल ये होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कुल दाब, टोटल दाब क्या जाएगा? P डिग्री A × XA + P डिग्री B × XB। बेटा ये हो गया आपके दाब। ठीक है, अब हम इसका यही राउल्ट का नियम होता है, यही राउल्ट का गणितीय नियम है। कौन से? जब वाष्पशील घटक उपस्थित हो सॉल्यूशन में, दोनों वाष्पशील हैं, दोनों वोलेटाइल हैं, वाष्पशील हैं, उसके लिए ये फार्मूला होता है। यहाँ पे इतना ही आपका गणित का व्यंजक है, ये राउल्ट के नियम का वाष्पशील द्रवों के लिए। ठीक है, परंतु अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ लेते हैं। इसको ग्राफ से समझते हैं कि ग्राफ क्या होगा। सपोज अगर मैंने यहाँ पे ये 2 लाइन ली है बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने लिया है मोल फ्रैक्शन। क्या लिया है? ये मोल फ्रैक्शन यानी X, और यहाँ पे ले लिया आपका ये वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये P ले लिया, ये वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं, सपोज यहाँ पे जो एक से घटक है, अगर यहाँ पे मैंने लिया ये सॉलिड होता है बेटा, ये क्या है? सॉल्यूट है। एक से घटक अगर ये 1 है तो यहाँ पे क्या होगा? Hb का घटक क्या होगा? 0 होगा। कैसे होगा? आपको मालूम है कि मैंने बताया जब 2 घटक होते हैं उनके मोल प्रभाज का सम कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? विलय और विलायक के मोल प्रभाजों का योग हमेशा 1 होता है। अगर ये मेरे पास में 1 से 1 है तो H2 = 1, यानी H2 बराबर क्या होगा बेटा? 1 - 1 यानी 0, यानी Hb जो मोल प्रभाज है यहाँ पे 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर केवल विलायक है, केवल विलय है, बेटा विलय है। तो विलय के ही कण यानी सॉल्यूट के कण हैं वही प्योर फॉर्म में है। क्या प्योर फॉर्म में? यहाँ पे विलायक के कोई भी कण उपस्थित नहीं है। इसका मतलब अगर इस स्थिति के अंदर हम देखें, इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अब क्या आएगा? इसका दाब, प्योर दाब आएगा। इस पॉइंट के ऊपर क्या हो गया? P डिग्री A, यहाँ इसका दाब क्या हो गया? P डिग्री A। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखते हैं, यदि 1 से 0 है और Xb क्या हो गया? हमें 1 हो गया, तो इसे अपन पूरा एक क्लोज कर बना लेते हैं। ये बना लिया, ये बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ किसके कण है? केवल इस पॉइंट के ऊपर विलायक के कण है, जबकि विलय के कण 0 है, खत्म हो गया। तो इसका वाष्प दाब कितना हो गया हमारे पास में? P डिग्री B हो गया, P डिग्री B हो गया बेटा। क्या हो गया? P डिग्री B। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ जैसे लिया 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0.1 और ये 1 हो गया यहाँ। तो हम यहाँ पे देखें ग्राफ से कि यहाँ पे जो विलायक है, ध्यान से देखना, विलायक 1 से स्टार्ट हो रहा है और जाते जाते विलायक कहाँ पे हो गया? 0 पे हो गया। यानी विलायक के जो कण है, विलायक की मात्रा क्या होती जा रही है बेटा? जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इसलिए हमने इसे यहाँ से यहाँ मिला दिया, ये मिला दिया। अब यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है? बढ़ रहा है, या Hb 1 पे पहुंच रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यानी इसका पार्शियल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन, ध्यान से देखो कि जब हम विलायक को इधर जा रहे हैं तो विलायक के जो मोल कण हैं, मोल प्रवाह, वो क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। जबकि यहाँ से जाएं, इस यहाँ पे देखें तो विलायक के मोल जो होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वो किसके बराबर हो रहे हैं बेटा? 1 के बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो मोल जो आपका यहाँ से देखो बेटा, जो सॉलिड है उस सॉलिड का बेटा मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, बी बिंदु पर 1 हो गया। तो आप जानते हो कि जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि यहाँ पे हर पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ले लिया इस प्रकार से, इसको यहाँ पे मिला दिया, इसको यहाँ पे मिला दिया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अगर इसको मैं मिलाऊं, ये यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे यहाँ पे मिलाऊं, इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाऊं मैं, तो यहाँ चाहे सी डी ई लेकें तो इस पॉइंट के ऊपर आपको दिखेंगे दोनों के दोनों ही विलयन, दोनों विलय और विलायक मिल रहे हैं। तो ये क्या कहला रहा है, ये सब सॉल्यूशन है। ये क्या बन रहा है हमें, सॉल्यूशन, यानी ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन हुआ तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कितना हुआ बेटा हमारे पास में, ये सॉलिड का जो आ रहा है, सॉलिड विलय का, ये P1 हो गया और इसका क्या हो गया, P2 हो गया। तो टोटल पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, या इसे PA दे दें और इसे PB दे दें, तो क्या हो गया PA प्लस PB, यानी कुल पार्शियल जो फ्रैक्शन होगा, ये राउल्ट का नियम है, एक सीधी रेखा आपको यहाँ पे प्राप्त हो रही है। ये क्या बनता है, ग्राफ राउल्ट्स लॉ का वार्षिक द्रव्यों के लिए। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आया। यहाँ पे अपन PA की जगह PA की वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं और PB की वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं, यानी ये पूरे सॉल्यूशन का कुल दाब आ गया, पूरे सॉल्यूशन का कुल दाब आ गया। ठीक है बेटा।